हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सेकंड क्लास है, आपकी विज्ञान की सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस जो वीडियो में हम लोगों ने दो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। एक है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, ठीक है, और दूसरा चैप्टर इसी में ही मैंने कर दिया क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। तो मैं, क्योंकि कम समय है तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखिए, यह है पदार्थों का पृथक्करण। तो इन दो चैप्टर्स को मैंने एक ही वीडियो में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है क्योंकि जो सेवन्थ और अर्थ की बुक है उसमें काफ़ी अच्छा मैटर दिया गया है, लेकिन इन चीज़ों को यहाँ पे छोड़ना नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी पेपर बनेगा उसमें जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लोग वही गलत करके आते हैं। क्योंकि टफ चीज़ों को तो वो लोग बहुत पढ़ते हैं कि टफ पेपर आएगा टफ, लेकिन छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तभी उनका पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ना आती हो उनको नोट करते हुए चलिए। और प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग शेयर मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। भले स्किप कर करके जितना भी आप लोग देख सकते हैं, जितना आपके लिए जरूरी है आप लोग देखें जरूर। बाई चांस कोई छोटी ऐसी चीज ना छूट जाए जो आपके पेपर में आए और आप लोग उसको कर ना पाए। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, शेयर करना आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको देखें जरूर। वीडियो को पूरा देखें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर कुछ गड़बड़ लगे। ठीक है, कई लोग होते हैं, एक दो लोग, जैसे मैथ्स की कल वीडियो में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने डिसलाइक किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसमें कमी क्या है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि कोई कमी हो तो हमें प्लीज बताएं, जिससे आप डिसलाइक भले किया हो लेकिन हमें चीजें पता चल जाएंगी कि उसमें क्या सुधार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सेवेंथ और एर्थ क्लास की जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अभी आगे जो चैप्टर है वो काफी अच्छे अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें छोटी सी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर तो नॉर्मल चीजें, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हल्का सा कह दिया है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता है एवं आधार। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, इसमें पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है। इसमें देखिए, सीधी सी बात है कि प्रत्येक पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक, अब इन्हीं तीनों के बारे में हल्का हल्का संक्षेप में देख लेते हैं। ठोस में क्या होता है? ठोस पदार्थों के कण या अणु बहुत पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इस कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ये देखिए, ठोस पदार्थों के कण को एकदम चिपका के यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये जल के दिखाया गया हल्का दूर दूर, और गैस का तो बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, तो अभी देखना, ये इस तरीके से देखिए, ठोस में बहुत पास होते हैं, ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होता है, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहता है। अब द्रव में देख लीजिए। द्रव, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में दूर होते हैं, ठीक है, वैसे तो वो भी पास होते हैं। ठीक है, इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, और जो इन्हें साथ में बांधे रखता है। इसमें आकर्षण बल भी होता है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इस कारण इनकी इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। तो द्रवों की तो कोई आकृति नहीं होती ना, सीधी सी बात है कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि पानी का पानी इस तरीके का दिखता है, मतलब इस तरीके की उसकी बनावट है पानी की, या कुछ ठोस चीज में तो कोई भी चीज होती है वो हम लोग बता सकते हैं। किंतु इनके कणों की एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित नहीं होती है। अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस देखिए, इसमें लिखा गैसीय कणों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो ना तो इसकी आकृति होती है, ना तो इसमें आकार होता है, ना तो इसमें आयतन होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये तो द्रव पदार्थ हो गए तीन: गैस, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, अब जल में घुलनशीलता के आधार पर यहाँ लिखा है जल में घुलने वाले। देखिए, जो यहाँ पे घुलनशीलता के आधार पर जो जल में घुल जाए वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं, जो ना घुले उन्हें अविलेय या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जो घुल जाए उन्हें घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील है। जैसे नमक पानी में घुलनशील है, नमक जो है पानी में घुल जाता है लेकिन मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से कई जगह पर कुछ चीजें घुलनशील है, कहीं पे नहीं है। अब देखिए, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, तो भार कैसे पता करेंगे कि किस चीज का ज्यादा है? ठीक है,
कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वे जल से भारी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर सरसों का तेल है, वो पानी पर क्या है, तैरता है, इसका मतलब वो जल से हल्का है। मोम है, मोम भी तैरता है इसलिए वो भी जल से हल्का है। लोहे की कील क्या है, वो डूब जाती है इसलिए जल से भारी है, इसका मतलब, ठीक है। कांच की गोली जो है वो भी डूब जाती है, इसका मतलब वो भी जल से भारी है। और लकड़ी का टुकड़ा वो तैरता है, ठीक है, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तैरता है, इसका मतलब वो जल से हल्का है। ठीक। अब पारदर्शिता के आधार पर, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता के आधार पर देखिए, लकड़ी, कागज, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके, यहाँ पे खाली फालतू बकवास दी गई, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, इनको देखते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, ठीक है। जिनके आर पार देखा जा सकता है। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि, ठीक है। पॉलीथीन है उसके भी आर पार देखा जा सकता है, कांच है उसके आर पार देखा जा सकता है, पानी है उसके आर पार देखा जा सकता है, साफ पानी में, ठीक है। तो ये हो गए पारदर्शी पदार्थ। और वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता वे अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। कागज अगर मोटा है तो उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, लकड़ी है या दरवाजा है या कोई ऐसी चीज है, दीवार है, तो इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अर्थात वो अपारदर्शी कहलाते हैं, ठीक। अपारदर्शी जिसके आर पार ना देखा जा सके। और एक पदार्थ वो होते हैं जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। तो पेंट लगा कांच है, उसके आस पड़ोस मतलब आर पार देखने के लिए ऐसा लगेगा जैसे उधर कुछ है, लेकिन कंफर्म नहीं पता होगा, अर्थात अर्थात वो कुछ कुछ दिखता है कि कुछ सामने है, ठीक है। तेल लगा कागज भी होगा, उसमें भी कुछ कुछ दिखता है, ठीक है। तो वो पारभासी या अल्प पारदर्शी कहलाते हैं, ऐसी चीजें, ठीक। नेक्स्ट है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। तो चुंबक के आधार पर सीधा सीधे यहाँ पे लिखा है, चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। जो तीसरा चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अभी आने वाला है। यहाँ इनमें तो नॉर्मल चीजें दी गई हैं सिर्फ। अणु, अणु क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और विभिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल H2O, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। तो देखिए यहाँ पर कहा था कि समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, दो बार O और O ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु और ये भी हाइड्रोजन का एक अणु, तो दो अणु समान अणु है, ठीक है। और जो यहाँ पर यौगिक किसे कहते हैं, जैसे जल है, जल कैसे बनता है, H2O, तो दो यौगिक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये देखिए विभिन्न भिन्न भिन्न है ये दोनों, ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं, कुछ और भी जाने। यहाँ पे लिखा है, परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं जिसका अर्थ अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा, ठीक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु को मूलभूत कण भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं। अगर पूछा जाए एटॉक्स क्या है, तो यूनानी भाषा में ये परमाणु को ही एटॉक्स कहा जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है। इसमें जो आवेश कौन सा होता है, धन आवेश प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋण आवेश, ठीक है। और न्यूट्रॉन में उदासीन, न्यूट्रॉन जो है तो होता है उसे वो उदासीन होता है। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इसका संकेत है, इलेक्ट्रॉन E से और न्यूट्रॉन N से, ठीक है। और इनकी खोज किसने की थी, खोज के बारे में भी जान लीजिए। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, ठीक, रदरफोर्ड ने। ऐसे ही बस आप सुन लीजिए और लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है लगभग सबको पता ही होगा, ठीक है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का है जे टॉमसन और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ईंट पर नाचे, सॉरी नाचे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, ठीक है, जे टॉमसन,
पर, पा से मतलब प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड, ईट पर, ना से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। ठीक, ईंट पर ना चय, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब देखिए हमने सीखा, इसमें देखिए इसमें लास्ट में है ये है, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक, अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ये काफी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पदार्थों का पृथक्करण है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में कहा गया है, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता और पृथक्करण की सामान्य विधियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण की सामान्य विधियां काफी पूछी जाती है, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है मिश्रण। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक, यहाँ पे तालिका दी गई है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। वायु अगर पूछा जाए किसका मिश्रण किन चीजों से मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों और जल वाष्प का। ठीक है, दूध। दूध किन चीजों का मिश्रण है? तो जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन। समुद्री जल जो है वो आपका है जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण से। ठीक है, आइसक्रीम दूध एवं शक्कर से, सोडा वाटर खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के मिश्रण से। ठीक, अब यहाँ तत्व तत्व एवं यौगिक, पहले तत्व देख लेते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनके मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। ठीक है, तो यौगिक, अब यौगिक के बारे में, यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जल कैसे बनता है? H2O होता है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं इसके पास, और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ठीक है, उससे मिलकर बनता है। तो यौगिक दो दो या दो से अधिक जो आपके अणु होते हैं उनसे मिलकर बनता है। ठीक, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे ऐसे ऐसा मिश्रण कहाँ पे होता है? जैसे पानी और चीनी का शरबत जब बनाते हैं, तो शरबत जब बना लेते हैं तो ना तो उसमें उसमें ये नहीं बता सकते कहाँ पर चीनी है और कहाँ पे पानी है, एकदम घुल जाता है। ठीक है, और ऐसे ही नमक और पानी का पेस्ट होता है, उसमें भी आप लोग ऐसे मतलब ऐसे मिश्रण जो मिलाने में पता ही ना चले कि इसमें कोई चीज मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। फिर है विषमांगी मिश्रण। ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, समांगी विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे बालू और पानी। ठीक है, बालू और पानी को एक में मिला दिया जाए तो बालू आपको अलग दिखेगी और आपको पानी अलग दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीज है जो दूर से दिखे आपस में मिलाने पर। ठीक, पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियां। अब देखिए यहाँ पर कुछ के तो सिर्फ मैं नाम बता दूंगा क्योंकि नॉर्मली वो पूछे नहीं जाते, बस आपको पता होना चाहिए ये किस पृथक्करण की विधि में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए फटकना और ओसाना। ठीक है, ये तो आप लोगों को नॉर्मली पता है। फटकना घर पे चावल गेहूं चावल है, दाल है, इसको फटक के घर में लोग साफ करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल पता है। ठीक है, और यहाँ पे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग भी आप लोगों ने गाँव में देखी होगी। इसमें क्या करते हैं कि अपने खेत एवं खलिहानों के तुअर या अरहर धान के सूखे पौधों के गट्ठर या ढेर देखे होंगे। पौधों के अनाज अलग अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के दानों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ियों पर पीटते हैं। अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। बीनना। बीनना भी ये वही चीज है, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे चावल बीनते हैं उसमें कंकड़ होते हैं, तो उस पे घर पे नॉर्मली देखा होगा, घर में सब लोग बीनते हैं उसको। चालना। चलनी। चलनी में जैसे मोरंग छानी जाती है तो उसको चालना कहते हैं, उस प्रक्रिया को। ठीक है, नॉर्मल। अब ऊर्ध्वपातन को देख लेते हैं, ये यहाँ पर अच्छी चीज है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? अब इसके बारे में यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है। ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। मतलब ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में ना बदले। ठीक है, बिना द्रवित हुए मतलब द्रव में ना बदले और सीधे वाष्प में बदल जाए, और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, नौसादर, नेफेल्थीन। ठीक, को भी किसी अन्य मिश्रणों से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। या फिर कपूर है, कपूर को भी आप लोग जलाएं तो कपूर भी सीधे वाष्प बन जाता है, वो द्रव अवस्था में नहीं जाता है। ठीक, इसके बाद तलछटीकरण और निर्धारणा। ये कैसे होगा?
ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक बीकर या गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी बालू मिलाएं। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखना रहने दें। हम देखते हैं कि बालू बीकर के नीचे बैठ जाती है। ठीक है। ठीक है। पानी ऊपर आ जाता है। अब एक छड़ के सहारे बीकर के पानी को दूसरे बीकर या गिलास में अलग कर लीजिए। इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण को बालू से अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। ठीक है। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बालू और पानी का मिश्रण है, उसको किस विधि द्वारा इसको अलग करेंगे, तो वो तलछटीकरण और निथारना, ये इसकी विधि है। ठीक है। फिर है छानना। छानना तो आपको नॉर्मली पता है कैसे छाना जाता है, छानना पत्र, ये भी आपको पता ही है। अपकेंद्रण, इससे क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया था। और मतलब ये तो नॉर्मली क्वेश्चन इससे आता ही रहता है अपकेंद्रण से। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आपके घरों में दही की मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते समय डेयरी के दूध के मक्खन को, यहाँ पर लिखा है इस प्रक्रम को। हाँ। ठीक है। अपकेंद्रण क्या होता है कि जब जब जैसे अपकेंद्रण में क्या होता है, जैसे मथनी मथ रहे हैं, तो जो जो दही है वो बीच में जो उसका केंद्र कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा, और बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो उस वो क्या होता है, उसमें होता है अपकेंद्रण। ठीक है। इसमें क्या होता है, हल्के कण बर्तन के ऊपर आ जाते हैं जिन्हें पृथक कर लिया जाता है, तो अपकेंद्रण द्वारा ये मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वाष्पन विधि, इसमें देखिए, लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोल लें। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष रह जाता है। ये वाष्पन विधि कहलाती है। ठीक है। वाष्पन विधि में आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। अब आसवन विधि, आसवन विधि में क्या है, ठीक, इसमें देखिए, एक धातु की प्लेट लीजिए जिसमें कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़िए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठी हो जाती है। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है। अब नीचे यहाँ पर दिखाया है आसवन किसे कहते हैं। किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जैसे कोई भी अशुद्ध अगर जल है, अशुद्ध जल है, तो उसको क्या करें, किसी बर्तन में लें और उसको उबाल लें। ठीक है, उसको पानी के नीचे रखें और ऊपर जैसे कोई प्लेट प्लेट थोड़ी हवा में ऐसे पकड़े रहें चिमटे या किसी चीज से। जब उसका भाप बन के वो ऊपर भाप लगती है उस प्लेट में, तो उसमें क्या होता है, पानी जैसा बाष्प बन के वो उसको जब शुद्ध द्रव मतलब वही बाष्प बन के उसमें चिपक जाता है, और उसी को जब दूसरे उसमें टपकाएंगे तो उसमें शुद्ध द्रव आपको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं आसवन विधि। क्रिस्टलीकरण, इसमें क्या होता है, एक बीकर में आधे से, रुक जाइए, जहां पर सीधे सीधे इसके बारे में लिखा हो वहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऐसे पढ़ना होगा। एक बीकर में आधे से अधिक पानी भरें। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें घुल जाए। ठीक है। इस घोल को गर्म गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है। गर्म करेंगे तो गर्म करने पर फिटकरी है उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, अर्थात फिटकरी कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। ठीक है। और अब इस घल को जब बिना हिलाए ठंडा करेंगे तो कुछ घंटों बाद जो फिटकरी है वो आपको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें तो सीधे सीधे चुंबक के द्वारा जितने, जैसे कोई यहाँ पे लिखा है, एक प्लेट में लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील, सुई लें एवं चुंबक को प्लेट के पास ले जाएं। क्या देखते हैं, सीधी सी बात है, अगर हमें इनको अलग अलग करना है तो लकड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लोहे की चीजें होंगी वो चुंबक में चिपक जाएंगी। तो ये तो ऐसे ही आ रहा, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रोमेटोग्राफी है। प्राय आपने अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन किन रंगों से मिलकर बना है? हम कैसे पता लगाएं कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रंगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। तो यही इतना ही हमने इस चैप्टर में इतनी चीजें थी यहाँ पर। ठीक। तो ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं चीजें नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो आपकी पेपर में आ सकती हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 की जो क्लास की जो आपकी बुक है आपकी, वो आपकी 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों में आपकी ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए 6 क्लास की। इसके बाद हम लोग 7th और 8th क्लास की बुक स्टार्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।